डियर स्टूडेंट्स, कृष्णा लॉ कॉलेज कमालपुर छुटमलपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बीए एलएलबी पाठ्यक्रम में 6th सेमेस्टर पेपर कोड BL 6004 पेपर नेम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पर राजनयिक प्रतिनिधियों की कितनी श्रेणियां होती हैं पर वीडियो बनाने जा रहा हूं। जरा ध्यान से समझिए। वियना कांग्रेस 1815 द्वारा राजनयिक दूतों को 3 भागों में बांटा गया है। एक्सलास सेपल 1818 द्वारा इसमें चौथी श्रेणी और जोड़ी गई। अतः वर्तमान युग में राजदूतों की प्रमुख श्रेणियां निम्न प्रकार हैं, जो उनके पदों तथा कार्यों के अनुसार विभाजित की गई है। पहली आती है राजदूत तथा पौत्य राजदूत। राजदूत प्रथम श्रेणी के राजनैतिक प्रतिनिधि होते हैं, जो संसार के मान्यता प्राप्त राष्ट्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा होली सी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इन्हें अपनी नियुक्ति वाले राष्ट्र के अध्यक्ष से सीधे मिलने का अधिकार होता है। राजदूतों को विशेष सम्मान और अधिकार दिए जाते हैं। इनकी नियुक्ति बड़े राज्यों और महाशक्तियों में की जाती है। योग्य या पोप द्वारा भेजे गए राजनयिक दूतों को भी राजदूतों की श्रेणी में रखा जाता है। पोप द्वारा नियुक्त दूतों को लीगेट्स भी कहा जाता है। उसके बाद फिर दूसरा आता है असाधारण दूत एवं पूर्णाधिकार मंत्री। इन दूतों को राजदूतों के समान सभी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते। यद्यपि ये भी अपने राज्य अध्यक्ष द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, फिर भी ये राज्य अध्यक्ष के व्यक्तिगत प्रतिनिधि नहीं होते। इन्हें न तो राजदूतों के समान सम्मान ही मिलता है और न ही इन्हें परम श्रेष्ठ के नाम से संबोधित किया जाता है। अतः इन्हें प्रथम श्रेणी के मुकाबले में कम प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तीसरे नंबर पर फिर आते हैं निवासी मंत्री। सन 1818 के एक्सलास सेपल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वप्रथम इस नई श्रेणी का निर्माण हुआ। ये असाधारण राजदूतों से भिन्न श्रेणी के होते हैं। आजकल निवासी मंत्री नियुक्त करने की प्रथा कम हो गई है। नंबर 4 पर फिर आते हैं कार्यभारवाहक। इनकी नियुक्ति राष्ट्र के अध्यक्ष द्वारा न होकर विदेश मंत्रालय द्वारा होती है। कार्यदूतों की नियुक्तियां अक्सर छोटे छोटे राज्यों में की जाती है। ये विदेश पहुंचने पर अपना परिचय पत्र वहाँ के विदेश मंत्री को देते हैं। अधिकार प्रतिष्ठा में ये निवासी मंत्री से नीचे होते हैं। इनका पद सभी राजदूतों से निम्न स्तर का होता है। वियना सम्मेलन 1961 की धारा 14 के अनुसार वर्तमान युग में दूतों की केवल निम्नलिखित 3 श्रेणियां हैं। नंबर 1 राजदूत, पोप दूत तथा समान स्तर के अन्य मिशनों के प्रधान। नंबर 2 दूत, मंत्री, धार्मिक दूत तथा नंबर 3 कार्यभारवाहक। उसके बाद फिर आता है राजदूतों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। जानिए, वियना सम्मेलन 1961 ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि श्रेष्ठता तथा व्यवहार औपचारिकता को छोड़कर उक्त श्रेणियों के राजनयिक प्रतिनिधियों में उनकी श्रेणी के आधार पर कोई अंतर नहीं होगा। अतः इनके विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों में कोई अंतर नहीं होगा। पारस्परिकता के आधार पर सभी देश अन्य देशों के राजदूतों को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं ताकि वे अपने कार्य को
स्वतंत्रता पूर्वक तथा सुचारू रूप से कर सके। राजदूतों के प्रमुख विशेषाधिकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, व्यक्तिगत सुरक्षा। राजदूतों का शरीर पवित्र और अनुल्लंघनीय माना जाता है। उनको मारना, पकड़ना या बंधनों में रखना बड़ा जघन्य कार्य समझा जाता है। इस प्रकार से न केवल एक सम्राट का ही अपमान नहीं होता जिसका वह प्रतिनिधि है, बल्कि राज्यों की सामान्य सुरक्षा और उसके कल्याण को भी आघात पहुंचता है। वह सारे संसार के विरुद्ध अपराध का दोषी है। नंबर 2, राज्य क्षेत्र वायता। राजदूतों के सरकारी निवास स्थान और दूतावास उस समय राज्य के क्षेत्राधिकार से बाहर माने जाते हैं। दूतावास में शासन, न्याय या पुलिस विभाग का कोई कर्मचारी प्रवेश करने का अधिकार नहीं रखता। वीएलए के अनुसार दूत तथा उससे संबंधित वस्तुएं यद्यपि दूत के निवास वाले राज्य के प्रदेश में स्थित होती हैं, किंतु अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार इन पर उस प्रदेश का क्षेत्राधिकार लागू नहीं होता। ये उस राज्य क्षेत्र में रहते हुए भी उसके कानून और न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर माने जाते हैं। थर्ड नंबर आता है फिर फौजदारी क्षेत्राधिकार से मुक्ति। फौजदारी क्षेत्राधिकार से मुक्ति। राजदूतों को स्थानीय फौजदारी कानून के अनुसार न तो गिरफ्तार ही किया जा सकता है और न ही उन पर मुकदमा ही चलाया जा सकता है। उनसे यह आशा की जाती है कि वे आपराधिक कार्य नहीं करेंगे। यदि कोई आपराधिक कार्य वास्तव में किया भी गया तो राजदूत के आपराधिक कार्य की रिपोर्ट अधिकार पत्र प्राप्त सरकार उसकी गृह सरकार में करेगी। गृह सरकार अपने देश की विधि के अनुसार उनको दंडित करने का सुझाव दे सकती है। नंबर 4, दीवानी क्षेत्राधिकार से मुक्ति। राजदूत तथा उनके नौकर स्थानीय दीवानी क्षेत्राधिकार से मुक्त रहते हैं। किसी राजदूत की संपत्ति न तो ग्रहण की जा सकती है और न उनके खिलाफ किसी कर्ज के लिए उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, किंतु 2 मामलों में उनकी यह मुक्ति समाप्त हो जाती है। अर्थात जब राजदूत स्वयं दीवानी अदालत में हाजिर होकर उसका क्षेत्राधिकार स्वीकार करें, तथा नंबर 2, जब राजदूत अन्य व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए न्यायालय में हाजिर हो, यदि वे अपने इस विशेषाधिकार का त्याग करें या त्याग कर देते हैं तो न्यायालय उनके साथ साधारण नागरिक के समान व्यवहार करेगा। उसके बाद में फिर 5वां नंबर आता है गवाही देने से मुक्ति। राजदूतों को किसी भी स्थानीय दीवानी, फौजदारी तथा प्रशासनिक न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि कोई स्थानीय अधिकारी स्वयं गवाही लेने के लिए दूतावास में जाए तो भी वे गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है। नंबर 6, स्थानीय करों से मुक्ति। राजदूतों पर आयकर, बिक्री कर तथा अन्य किसी प्रकार का स्थानीय कर जैसे मकान, बिजली, सफाई आदि नहीं लगाए जाते और न ही किसी कानूनी प्रक्रिया द्वारा वसूल किए जा सकते। राजदूतों के उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर चुंगी कर और तटकर नहीं लगाया जाता। राजदूतों से यह आशा की जाती है कि वे अपने उन मुक्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे। उसके बाद में फिर आता है पूजा का अधिकार। नंबर 7, प्रत्येक राजदूत को अपना कार्य अच्छे ढंग से करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता होती है और वह धार्मिक विश्वास के अनुसार पूजा और उपासना करने के लिए भी उसको स्वतंत्रता होती है, भले ही वे अपने धर्म के विरोधी राज्य में ही क्यों न रह रहे हो। उसके बाद फिर आता है नंबर 8, पत्र व्यवहार की स्वतंत्रता। प्रत्येक राजदूत को अपना कार्य अच्छे ढंग से करने के लिए स्वतंत्रता होती है, अतः उसको पत्रों, तारों, संदेशों, कूटनीतिज्ञ फैलों आदि का निरीक्षण स्थानीय सरकार नहीं कर सकती। नंबर 9,
क्षेत्राधिकार के प्रयोग करने का अधिकार, राजदूतों को अपने दूतावास की सीमा के निवासियों पर क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। उन्हें अपने कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रण रखने तथा अपराध करते हुए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए स्वदेश भेजने का अधिकार होता है। और नंबर 10 पर फिर आता है नियुक्ति वाले राज्य क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक यात्रा करने का अधिकार। वियना सम्मेलन 1961 के अनुच्छेद 36 द्वारा राजनीतिक प्रतिनिधियों को नियुक्त करने वाले राज्य क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने का भी अधिकार दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से मैंने राजनयिक प्रतिनिधियों की श्रेणियों के बारे में बताया, फिर राजदूतों के जो विशेषाधिकार और मुक्तियां थी उन पर अपनी चर्चा की। इस तरह से ये टॉपिक हमारा बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है और खासकर एग्जाम में पूछे जाने वाला एक प्रश्न भी बनता है। इस पर प्रश्न ये बनेगा कि राजनयिक दूतों की कौन कौन सी श्रेणियां हैं, उनके क्षेत्राधिकार तथा उन मुक्तियों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो मुझे उम्मीद है यह क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।